दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका संभव भैया। करंट अफेयर्स की दुनिया में अप्रैल तक की पूरी करंट अफेयर्स आपकी हो गई है और आज होगा श्री गणेश मई का। जय हो साहब, कथा शुरू करते हैं। ठीक साहब, पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से। सही है, हमारा आपका दिन आ गया साहब, मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये हमारा दिन है। हम लोग भी नौकरी में मजदूरी करते हैं, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक मजदूरी जैसी ही कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं तो मजदूरी जैसी लगेगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है जो मई की 1 तारीख को ही मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यहाँ से अपन शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है दोस्तों गाज़ियाबाद से निकल कर आ रही है साहब। गाज़ियाबाद घुमाते हैं आपको। बढ़िया मस्त जगह है, एकदम दिल्ली के पास पड़ता है गाज़ियाबाद। पोस्टिंग हो जाए मज़ा आ जाता है। तो गाज़ियाबाद क्या हुआ है, जो स्वच्छ भारत मिशन चलता है ना अपना, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का ये पहला ऐसा शहर बना जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी कर दी है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन। आज मेरी आवाज़ सही नहीं है ना यार, थोड़ा सा गला मेरा बैठ गया है। फैमिली में इतने बच्चे आ गए, चिल्लाना पड़ता है चैं पे तो आवाज़ बैठ गई मेरी। स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और कौन सा स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है शहरी और एक होता है ग्रामीण। तो गाज़ियाबाद तो शहर है तो ये शहरी मिशन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसके तहत ग्रीन बॉन्ड जारी किया है इसने। ठीक है, तहत ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और ऐसा ग्रीन बॉन्ड भारत का पहला है। ठीक है, तो ये ग्रीन से पहले यहाँ लिख ही लेते हैं ना पूरा, के तहत भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, किसने जारी किया है? तो गाज़ियाबाद ने। ठीक है, गाज़ियाबाद की जो म्यूनिसिपालिटी है, नगर निगम है, उसके द्वारा ये जारी हुआ है। तो ये कहाँ जारी हुआ है? गाज़ियाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन लोग अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है रघुजी भोंसले। ठीक है साहब, नाम है ये इम्पोर्टेंट, रघुजी भोंसले। अब भोंसले हैं तो ये यानी इसका मतलब है महाराष्ट्र की तरफ के हो गए। भोंसले सब ऐसे नाम वहीं तो होते हैं। तो ये महाराष्ट्र के एक पुराने खिलाड़ी थे, मतलब खिलाड़ी मतलब प्लेयर नहीं थे, मतलब पुराने एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे स्वतंत्रता संग्राम वगैरह से रिलेटेड। तो इनकी एक तलवार थी बहुत अच्छी इनके पास, जिससे ये धुआं मचाते थे। तो इनकी जो तलवार थी वो अंग्रेज ले गए थे यहाँ से, और अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पे उसको म्यूज़ियम में रख रखा था। तो वो जो म्यूज़ियम में इनकी तलवार रखी हुई थी उसको वापस ले आई, ठीक, इंडिया वाली। और ये रघुजी भोंसले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो वापस ले आई इनकी तलवार। ठीक है, तो समझ लिया। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनकी तलवार को लंदन से वापस ले आया गया है। ठीक है, ठीक है, किनकी तलवार को? रघुजी भोंसले की तलवार को। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना कि किस सरकार के द्वारा लाया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा। और कहाँ से लाया गया है? तो लंदन से। ठीक है, ब्रिटिश से। ठीक है, इनकी तलवार को लंदन म्यूज़ियम से वापस ले आया गया है। ठीक है, ओके, लंदन म्यूज़ियम से वापस ले आया गया। ठीक है, ले आया गया हिंदी का अच्छा ना, वापस लाया गया, ये ऐसे कहेंगे ना, वापस लाया गया। ले आया गया नहीं अच्छा लग रहा था ना। अब ठीक है, तो किन की तलवार है? रघुजी भोंसले की। ठीक है, रघुजी भोंसले की तलवार थी जिसको महाराष्ट्र वापस ले आया है लंदन से। ठीक साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है सहयोग पहल। सहयोग होता है ना, सहयोग, वैसा ही है सहयोग पहल। ये नई इनिशिएटिव शुरू की गई है हाल ही में, सहयोग पहल नाम से। क्यों शुरू की गई है ये सहयोग पहल? तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी गरीबी को कम करने के लिए। और कौन सी गरीबी? वो भी गरीबी 2 तरह की होती है। एक गरीबी होती है शहरी गरीबी, जो शहर में लोग रह रहे हैं हमारे आपके जैसे, गरीब हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? शहरी गरीब। जब हम लोग गांव में चले जाते हैं तो गांव के गरीब हो जाते हैं। ठीक है तो कुल मिला के गरीबी। तो शहरी जो गरीबी है उसको कम करने के लिए, ठीक है, शहरी गरीबी कम करने के लिए सहयोग पहल शुरू की गई है। तो देखो सह नाम में ही आ रहा है तो यहाँ ठीक है, कम करने
हेतु। ठीक है, ये इस तरीके से आप याद रखना। देखो सह, ये भी सह मैच भी कर गया साहब, मज़ा आ गया। सहयोग पहल शहरी गरीबी रोकने के लिए है। अब किसने शुरू करी है ये पहल? तो उड़ीसा ने शुरू की है। ठीक है, उड़ीसा द्वारा ये पहल शुरू की गई है। ठीक साहब, सहयोग पहल किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। क्यों की है? ताकि शहरी गरीबों को कम किया जा सके। ठीक साहब, आज मेरी यार आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, हो सकता है आपके पास, मतलब मेरा गला बैठा हुआ है। और गला बैठने का मतलब समझते हो कि ताकत लगा के बोल रहे हैं फिर भी बोल नहीं पा रहे ठीक से। चिल्लाओ अगर आप ज़्यादा तो गला बैठ जाता है। तो मेरे बच्चे अच्छे आ गए तो खूब खेला मैं उनके संग रात में, तो चिल्ला चिल्ला के गेम खेले तो गला बैठ गया। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो है डिजिटल पहुंच। ठीक, डिजिटल पहुंच तो जानते ही हो क्या होता है, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल पहुंच क्यों फेमस हो रहा है, क्यों न्यूज़ में आ रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच को मूल अधिकार मानना चाहिए, मतलब घोषित करना चाहिए, और घोषित कर दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो माननीय SC मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 में है ना मूल अधिकार, जो मेन वाला अपना अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार वाला, तो अनुच्छेद 21 के तहत इसे मूल अधिकार घोषित किया गया है। किसे? डिजिटल पहुंच को, कि हर व्यक्ति को इंटरनेट तक पहुंचो, इसलिए डिजिटल पहुंच को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। किसने किया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, ओके, डिजिटल पहुंच को। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों अपन लोग हंसते मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है वो है एक नई पहल और शुरू की गई है, और वो पहल है ITER पहल। ITER पहल क्या है ये? ITER फुल फॉर्म से समझ जाएंगे आप। आई से है इंटरनेशनल, ठीक है, आई से होगा इंटरनेशनल, टी आ गई अभी, टी से है थर्मो, ठीक है, ई से है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और आर से है रिएक्टर। तो ये एक तरह से रिएक्टर वाला कुछ पहल है, ITER, ठीक है। रिएक्टर होते हैं ना, नाभिकीय रिएक्टर, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक रिएक्टर लग गया साहब। तो कहाँ लगा है ये और क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? लगा तो ये फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में स्थित हो गया, ठीक है। क्या ITER जो रिएक्टर इनिशिएटिव है वो फ्रांस में तो ये स्टार्ट हो गई है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फ्रांस की प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें दुनिया के बहुत देश शामिल हैं, कई सारे देश शामिल हैं। इसलिए जब बहुत सारे देश शामिल हो गए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और मज़े की बात तो ये है कि इंडिया भी शामिल है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया। तो भारत सहित कई देश इसमें शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो कितने देश शामिल हैं वो तो ज़रूरी नहीं है, कई और कौन कौन से वो भी ज़रूरी नहीं है। इंडिया शामिल है, इसलिए भारत सहित कई देश शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में। कौन से प्रोजेक्ट में? ITER, इंटरनेशनल थर्मो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन 2-4 न्यूज़ पढ़ कर लें फिर रिवीजन कर लेंगे। जो अगली न्यूज़ है वो है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और वो रिपोर्ट MSME से रिलेटेड है, ठीक है। उसका रिपोर्ट का नाम है MSME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। MSME समझते हो ना, मीडियम स्मॉल ऐसे करके इंटरप्राइजेज वाली होती है ना, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये MSME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की गई। तो इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना, कॉम्पिटिटिव ऐसे लिखा जाएगा ना, ये स्पेलिंग में बड़ा कन्फ्यूजन में रहता हूँ। कॉम्पिटिटिव ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है, ठीक है। MSME कॉम्पिटिटिव इन इंडिया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है यार, मतलब रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट जारी किसने करी है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा। किसने जारी करी है? नीति आयोग द्वारा जारी। किसने जारी करी है? नीति आयोग ने। कौन सी रिपोर्ट है? MSME कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब काम आपका हो जाए। MSME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसने जारी करी है? नीति आयोग ने, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है और सब बढ़िया चल रहा है? मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
हम लोग तो यही सोचते हैं कि कैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारी टेलीग्राम पे जो सक्सेस सीरीज चल रही है वो देख लेते हो नहीं देख लेते? अगर सक्सेस सीरीज नहीं देख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हम आपको पकड़ के ज़बरदस्ती दिखवा देंगे, नहीं देख रहे आपकी इच्छा है, लेकिन हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सारी चीज़ें करा दें जो एक टेबल वाइज पूछी जाती हैं, मतलब मैचिंग में पूछी जाती हैं। जैसे हमने सारे वाटरफॉल्स कराए, कई सारी चीज़ें करा दी हमने, तो हमें खुद याद नहीं रहता हमने क्या क्या करा दिया, लेकिन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वीडियो भी 7-8 मिनट का ही रहता है, अगर चाहो तो देख लिया करो, और अगर देख लेते हो तो फिर बहुत ही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक साहब, ऐसे बोलते हैं ना भाई, सोने पे सुहागा, देख लेते तो सोने पे सुहागा। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो निकल कर आ रही है अपनी गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे, ये गंगा एक्सप्रेस वे है ना, तो गंगा एक्सप्रेस वे सुर्खियों में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अभी क्या हुआ, ये गंगा एक्सप्रेस वे पर ना जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, वो फाइटर प्लेन उड़ रहे थे आसमान में, उनमें एक दिक्कत आने लगी। रात में उड़ रहे थे तो उन्हें रात में ठीक से दिखाई नहीं दिया। अंधेरी रात में चल देते हैं, अंधेरी रात में चल देते हैं साथ में, फिर कहते हैं डर लगता है। तो ये अंधेरी रात में उड़ रहे थे, फिर अचानक से पता नहीं इन फ्लाइट मतलब जो विमान उड़ रहे थे उनकी लाइट ख़राब हो गई अचानक से, तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, तो गंगा एक्सप्रेसवे पे उन्हें उतार दिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में कि लड़ाकू जो विमान है उनको हाईवे पर उतार दिया गया। ठीक है, ये ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए थोड़ी सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी देश का पहला राज्य बना, ठीक है, जहाँ पर किसी लड़ाकू विमान को हाईवे पर उतार दिया गया। देश का पहला राज्य बना, ठीक है, जहाँ लड़ाकू विमान को, जो लड़ाकू विमान होते हैं रात में उड़ रहे थे, तो लड़ाकू विमानों को हाईवे पर उतारा गया। ठीक है, ठीक साहब, हाईवे पर उतारा गया। ओके, अब कथा समझ में आ गई आपको? हम ये धीरे धीरे कराते हैं आपको ताकि आप पहले समझ लो, दिमाग में आपके अगर न्यूज़ बैठ गई, ठीक है, तभी तो आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी। जल्दबाजी का काम तो है नहीं अपना, जल्दी काम शैतान का। तो कौन से हाईवे पे उतारा है ये? गंगा एक्सप्रेस वे पे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे, गलत लिख गया, एक्सप्रेस वे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे पे। अब यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, न्यूज़ में आ गया ना। तो गंगा एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर का है? 594 किलोमीटर का है ये, पहली बात तो ये। और कितने इसमें ज़िले गुजरते हैं पता है? ज़िले गुजरते हैं इसमें 12। कितने ज़िलों से गुजरता है? ज़िले 12, मतलब जो है 12 ज़िलों से ये गुजरता है। कौन कौन से ज़िले हैं हम बोल दे रहे हैं दोस्तों, और ये कुछ चीज़ें आप खुद भी तैयार करना उत्तर प्रदेश स्पेशल में। वैसे तो मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इस तरह से टोटल 12 ज़िले पड़ते हैं जहाँ से ये गंगा एक्सप्रेस वे गुजरता है। मतलब इन ज़िलों से होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे जाता है। तो आप इन 12 ज़िलों को हमने आपको बता दिया। लिखा है इसलिए नहीं है क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूपी स्पेशल में आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़, जो अगली न्यूज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। हाल ही में जारी हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इंडेक्स आ जाते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया। ठीक है साहब, ये 2025 वाला है, इस साल अभी जारी हुआ है। तो कौन जारी करता है? सबसे पहले तो वही जान लेते हैं। तो जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है वो जारी करती है। ठीक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी होता है। ठीक है, विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी। कौन सा सूचकांक है ये? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है साहब, ये तो जारी हो गया रिपोर्ट। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की रैंक क्या बनी। प्रेस का मामला, ये प्रेस समझते हो क्या होती है? वो प्रेस यानी जो कपड़ों पे प्रेस होती है, ये है मीडिया से संबंधित प्रेस, कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो इंडिया में किस हिसाब पर चल रही है। तो जो अब इंडिया की मीडिया तो तुम जानते ही हो,
है कैसे चलती है, नमस्कार आप देख रहे हैं ये फलाना चैनल और देखो आज वहाँ पर एक लड़की जो है लड़के के संग भाग गई, पीछे से हम लोग कैमरा लेके भी भागे थे, बाद में पता चला कि वो जो है अपनी रील्स बना रहे थे और हमारा टाइम ख़राब हो गया है ना। मतलब बेमतलब की न्यूज़ ज़्यादा आती हैं, काम की न्यूज़ नहीं आएगी, पेपर लीक हो जाएंगे तो न्यूज़ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी घटना हो जाएगी तो ज़रूर न्यूज़ आती है। तो ऐसी इंडिया की अपनी अजीब सी मीडिया है, उसी हिसाब से इंडिया की रैंक भी आई है बेकार सी। तो इंडिया की जो रैंक आई है इंडिया की वो आई है 151, ठीक है, 151। इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 151। और जो श्रेणी इंडिया को दी गई है, एक कैटेगरी में बांटा जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो जो इंडिया की कैटेगरी दी गई है वो दी गई है बहुत गंभीर, ठीक है, बहुत गंभीर श्रेणी है ये, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इंडिया की मीडिया के क्या बुरे हाल हो रखे हैं। कौन सी श्रेणी है, बहुत गंभीर श्रेणी में इंडिया को रखा गया है 151 रैंक के साथ। कौन से सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है साहब। अगले पे चलते हैं, अभी मतलब ख़त्म नहीं हुई, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि रैंक 1 किसकी है, ठीक है, और रैंक आखिरी किसकी है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो जो रैंक है वो लास्ट किसकी आई, आखिरी पायदान पे कौन है, और नंबर 1 पायदान पे कौन है। नंबर 1 पे वही देश होगा जिसकी मीडिया बहुत अच्छी होगी। तो नॉर्वे की इसमें नंबर 1 है। सबसे सड़ी हुई मीडिया है इरिट्रिया देश की। कौन से देश की, इरिट्रिया। तो सबसे सड़ी हुई मीडिया है वो कौन से देश की हो गई, इरिट्रिया कंट्री की, ठीक है। इरिट्रिया कंट्री है एक, उसकी सबसे सड़ी हुई मीडिया है। इस तरीके से आपने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक समझ लिया। ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। इंडिया की रैंक 151 है, नंबर 1 पे इस पर नॉर्वे है, इरिट्रिया सबसे बुरी रैंक में है और इंडिया को 151 रैंक के साथ बहुत गंभीर श्रेणी में दर्जा दिया गया है, ठीक है। ओके, आगे चलें। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है वोटन, एक प्रोग्राम शुरू किया गया वोटन के नाम से, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो वी से है विक्टिम, ठीक है, विक्टिम। ओ से है ऑफ, विक्टिम ऑफ। टी आ गया, टी से है टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म, ये स्पेलिंग होगी ना, टेररिज्म। ए से है एडवोकेसी, एडवोकेसी, ठीक है। अब क्या बचा, एन, एन से है नेटवर्क, ठीक है साहब, यानी विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, परेशान जो होते हैं, प्रभावित होते हैं। विक्टिम कहते हैं ना, विक्टिम है। तो आतंकवाद यानी टेररिज्म मतलब आतंकवाद से जो पीड़ित लोग हैं उनकी एडवोकेसी यानी उनकी वकालत करने के लिए एक पहल शुरू की गई है, ठीक है। विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हुए उनकी वकालत के लिए एक पहल शुरू की गई है। तो ये जो वोटन नामक पहल है वो किसने शुरू की है ये जानना पड़ेगा, और ये शुरू की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये शुरू की गई है और इस पहल को इसलिए शुरू किया गया है, वोटन पहल को, ताकि आतंकवाद से जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए वकालत की जा सके। क्योंकि कई लोग नहीं जानते ना कि कैसे क्या करना है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। अब अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। देखो, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को ये मनता है, अपना ही दिवस है। फिर ये गाजियाबाद में ऐसा हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसके तहत भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पर, गाजियाबाद में। फिर ये रघुजी भोंसले हैं, इनकी तलवार अंग्रेज लोग ले गए थे उठा के, तो महाराष्ट्र सरकार लंदन म्यूजियम से इनकी तलवार को वापस ले आई। फिर ये सहयोग पहल थी ताकि शहरी गरीबी को कम किया जा सके। सह से ये जो सह लिखा है वैसे ये सह लिखा है, इसी तरीके से याद रखना। उड़ीसा के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, ठीक है। फिर ये डिजिटल पहुंच शब्द सुर्खियों में आया क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है, ठीक। फिर ये ITER पहल है, इंटरनेशनल थर्मो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर है ये। तो ये रिएक्टर लग गया है फ्रांस में, इंटरनेशनल है ये, फ्रांस में लगा है और इंडिया सहित इसमें कई देश शामिल भी हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब हाल ही में MSME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की गई। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है MSME वाली, वो जारी की है नीति आयोग ने। किसने की है? नीति आयोग ने। फिर ये गंगा एक्सप्रेस वे सुर्खियों में आ गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ पूरे इंडिया में कि किसी हाईवे पर कोई लड़ाकू विमान की लैंडिंग की गई। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर की गई है। और गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस वे है जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरता है। ठीक है। फिर ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया गया। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की गई, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 151। और ये बहुत गंभीर श्रेणी में इस वक्त भारत की मीडिया चल रही है। नंबर 1 रैंक पे नॉर्वे है, जबकि लास्ट रैंक पर इरिट्रिया है। ठीक है। फिर अगला जो न्यूज़ है वो है वोटन, VOTAN, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क। ये किसके द्वारा जारी किया गया? पहले वोटन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। अब अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम तो सारी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग इसलिए परेशान हैं कि कई लोग ये पूछते हैं कि जो संभव भैया का करंट अफेयर्स है वो सफिशिएंट है क्या? तो अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं दोस्तों, देखो सारा खेल भरोसे का है। अगर आप भरोसा करते हैं तो मैं यही कहूँगा, देखो अब बहुत बड़ी बात तो मैं कभी नहीं कहता, ठीक है, तो बस मैं इतनी बात कहूँगा कि अगर भरोसा है आपको तो आप हमारे करंट अफेयर्स को रट लो अच्छे से। उसका जो हम लोग जो वीडियो करा रहे हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट से रट लो, PDF से पढ़ रहे हो तो PDF से पढ़ लो, लेकिन रट लो इसे। आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी। हमारी पूरी टीम ने पाताल लोक से भी करंट अफेयर्स खोद के आपको उपलब्ध कराई है। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने एक भी छोड़ी ही नहीं जो इस पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई हो। अब प्रयास तो पूरा किया है हम लोगों ने, बाकी खुदा मालिक है, भगवान मालिक है। लेकिन फिर हमें ये लगता है कि अगर आपने यहाँ से भी न्यूज़ नहीं अगर फंसी तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी करंट अफेयर्स दुनिया भर की सारी चीज़ें तो नहीं करा पाता कोई व्यक्ति, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि परीक्षा की दृष्टि से कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो वो छोड़ी नहीं है। ठीक है। तो जिन्हें भरोसा है तो वो इनको रट लें। हम प्रयास करते हैं कि वीडियो में ही रटा दें, लेकिन जब तक खुद रिवीजन नहीं करोगे तब तक कैसे याद रहेगा। ठीक है साहब। तो अच्छे से रिवीजन करना और बेफिक्र होके जाना, करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी। GS तो आप अपने स्तर से कर ही रहे होंगे, और हम अपनी कुछ नई पहलें चलाते रहते हैं। जैसे सक्सेस सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक्स की हमने कई सारी क्लासें कराई, 1-2 क्लास रह गई है, वो भी हम आपके पेपर से पहले जुलाई के पहले हफ्ते में करा देंगे। ठीक है। तो और सक्सेस सीरीज चली रही है, और कट ऑफ क्रैकर नाम से सीरीज चल रही है, शॉर्ट ट्रिक पहले चल रही हैं, तो वहाँ से आपको GS में भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब भरोसा रखने वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला एक कार्यक्रम शुरू किया गया वेब्स के नाम से। वेब्स 2025 एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है। एक सम्मेलन टाइप का है वेब्स 2025। तो क्या है ये वेब्स? तो ये मनोरंजन का एक कार्यक्रम है, दृश्य और श्रव्य का, मतलब देखने का और सुनने का। इसको जो हिंदी में नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है विश्व दृश्य श्रव्य, ठीक है, मनोरंजन सम्मेलन, ये नाम दिया गया है इसका। अब इस तरीके से एक कार्यक्रम है मनोरंजन सम्मेलन, विश्व द्रव्य श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन, वेब्स इसका नाम है। ठीक है। वेब्स के नाम से ही आएगा ये, अगर पेपर में आया तो वेब्स के नाम से आएगा कि वेब्स क्या है। तो ये मनोरंजन का कार्यक्रम है। तो मनोरंजन का कार्यक्रम है तो कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? मनोरंजन मंत्रालय। इंडिया में मनोरंजन मंत्रालय को कहते हैं। मनोरंजन काय पे होता है? प्रसारण होता है मनोरंजन का TV पे। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मनोरंजन तो TV पे ही होगा ना, TV पे, वेब सीरीज पे, तो प्रसारण ही तो होता है, सारी चीज़ें ये देखते हैं। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है। और कहाँ पर ये सम्मेलन हुआ? ये तो सम्मेलन है ना, ये देखो, तो ये सम्मेलन हुआ है बम्बई में। ठीक है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है। और इस वेब्स का देखो मनोरंजन का कार्यक्रम है, तो सबसे ज़्यादा मज़े लेने जाएंगे कौन मनोरंजन में? हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, मैं मनोरंजन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? मुझे मनोरंजन ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो PM मोदी जी के द्वारा इस मनोरंजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है साहब। PM मोदी जी ने मनोरंजन सम्मेलन का बम्बई में उद्घाटन कर दिया। ठीक है।
अब ये जो प्रोग्राम है इसकी एक थीम भी थी। ये जो मनोरंजन है, मनोरंजन सम्मेलन हुआ, एक थीम के आधार पर इसको शुरू किया गया और उसकी जो थीम है वो है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, क्रिएटर्स मतलब वही जो मनोरंजन करते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, नाचते गाते रहते हैं ना, हम कर लेते हैं, कभी वो शायरी फायरी फेंक देते हैं, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें करते रहते हैं, तो वो भी कंटेंट ही तो है, ये कंटेंट क्रिएटर का काम भी तो कर रहे हैं हम साथ में। अच्छा काम है दोस्तों ये। देखो मैं तो कहूँगा अगर आप लोग अच्छा कुछ, आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पर अपना कंटेंट ज़रूर डालो। ठीक है, हमने भी बहुत देर कर दी सनम आते आते, 14 साल से हम नौकरी में हैं, मतलब सॉरी 12 साल से लगभग नौकरी में हैं, तो पहले कर लेते तो आज तक कितने स्टूडेंट्स को लाभ दे पाते। अब लेट हो गए तो कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा है। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ करने में इंटरेस्ट रखते हो, कोई अगर शायरी अच्छा कर लेते हो, डांस कर लेते हो, अच्छा गा लेते हो, तो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ, शुरू करो। इसमें ना पैसे भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग तो सरकारी नौकरी में हैं तो पैसों वैसों के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, पैसे तो सैलरी दे ही रही है सरकार, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि आपकी एक अर्निंग भी हो जाए, मतलब ठीक ठाक पैसा आ जाता है यूट्यूब से, सच में, और क्या, झूठ थोड़ी बोल रहे, ताकि आपके खर्चे चलते रहेंगे, रोजी रोटी खर्चा निकलता रहेगा, क्या बुराई है। ठीक है, ये सब कोई बुरा थोड़ी नहीं, अच्छी बात है, तो यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। ठीक, तो कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, ये इसकी थीम है। ओके, अब सरकार ने क्या किया कि ये जो क्रिएटर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी बनी रहे, इसके लिए कुछ पैसे भी सरकार ने इकट्ठे किए, एक फ़ंड बनाया है। तो सरकार ने एक फ़ंड बनाया है सरकार द्वारा $1 बिलियन का, देख रहा है विनोद, $1 बिलियन का एक कोष बनाया है जिसको कहा गया है क्रिएटिव इकोनॉमी फंड। ठीक है, ये क्रिएटिव मतलब यही रचनात्मकता होती है ना, क्रिएटिव मतलब कोई आदमी अगर टैलेंटेड है तो उसे क्रिएटिव कहा जाता है। तो क्रिएटिव इकोनॉमिक फंड बनाया है। ठीक है, देख रहा है, $1 बिलियन का फंड है ये, उसका गठन किया गया है। ठीक है, सरकार ने किया है ताकि धुआं मचा दें जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, हर तरह का कंटेंट बनाओ खूब खुल के आराम से। एक तो घोषणा ये की गई है सरकार ने कि $1 बिलियन का क्रिएटिव इकोनॉमिक फंड का गठन किया गया। एक चीज़ और है, जैसे IITs होते हैं, IIT संस्थान है, ऐसे IIM संस्थान भी हैं मैनेजमेंट वाले ना, अलग अलग बड़े बड़े संस्थान हैं। अब इन क्रिएटर्स के लिए भी पढ़ाई कराई जाएगी और IIT और IIM की तर्ज पर ऐसे ही कुछ स्कूल्स बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे संस्थान बनाए जाएंगे जिसको कहा जाएगा भारतीय रचनात्मकता प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ठीक, देख रहा है विनोद, लोग फिर ये क्रिएटर्स जो कहा करेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं साहब, हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटर्स टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं। जैसे लोग अब BTech करते हैं तो कहते हैं ना मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे ये नाचने गाने वाले लोग भी कहेंगे हम IICT से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो IICT का गठन होगा। ठीक है, IICT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका गठन किया जाएगा, का गठन होगा। समझ रहे हो, देख रहा है विनोद, इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनेंगी। और इसका एक लक्ष्य भी रखा गया है। लक्ष्य क्या रखा गया है कि 2029 तक, जो आने वाली 2029 है, तब तक ये नाचने गाने बजाने वाले लोग $50 बिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। और ऐसी कितनी, $50 बिलियन की। और जो ये नाचने गाने बजाने वाले या कंटेंट क्रिएटर टाइप के जो लोग हैं, उस इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे ब्लू इकोनॉमी होती है ना, पानी वाली होती है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी मतलब पानी वाली इकोनॉमी है, ऐसे ही इनको जो नाचने गाने वाले लोग हैं इनको कहा जाएगा ऑरेंज इकोनॉमी। तो लक्ष्य क्या रखा गया है, वो ये रखा गया है कि 2029 तक $50 बिलियन की क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी का जनरेट करना है। ठीक है, $50 बिलियन की क्रिएटिव इकोनॉमी तैयार करनी है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाएगा, नारंगी अर्थव्यवस्था। तो
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रचलित शब्द नारंगी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगी? क्रिएटिविटी से, क्रिएटर्स से, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स से। ओके साहब, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन कगार। हम दोस्तों ऐसे धीरे धीरे देखो आपको समझा पाते हैं, बहुत स्पीड से किसी को ना पढ़ा पाए, खुद नहीं पढ़ पाते तो आपको क्या घंटा पढ़ाएंगे। बहुत धीरे धीरे इसलिए कराता हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। कोई ठेकेदारी नहीं चल रही है कि 3 दिन में पूरा मकान खड़ा कर दूंगा, लो साहब 3 दिन में पूरी करंट अफेयर्स हो गई, ऐसा नहीं है। हौले हौले करेंगे, धीरे धीरे, है ना। हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, कैसे गाना है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार। ऐसे ही हौले हौले हो जाएगी करंट सजना हौले हौले हो जाएगी करंट। तो हौले हौले करंट लगेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। एकदम से जल्दबाजी मचाए करंट मत उड़ाया करो, धीरे धीरे चलो। तो ऑपरेशन कगार ये इंडिया ने का एक ऑपरेशन है जो नक्सलवाद को रोकने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है नक्सलवाद रोकने के लिए। भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद रोकने के लिए ऑपरेशन कगार शुरू किया गया। नक्सलवाद रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन कगार, ठीक है। ऑपरेशन कगार क्यों शुरू किया गया है? ताकि नक्सलवाद को ख़त्म किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है अंगोला के राष्ट्रपति इंडिया पे घूमने आए हैं। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा हुई, ठीक है, राष्ट्रपति की भारत यात्रा। और ऐसी इनकी पहली भारत यात्रा है, यानी ये पहली बार हिंदुस्तान आ पाए हैं अंगोला के राष्ट्रपति, ठीक है। अंगोला नाम है देश का। अंगोला के राष्ट्रपति जब इंडिया आएंगे तो यही जानना पड़ेगा कि इनका नाम क्या है अंगोला के राष्ट्रपति का। तो अंगूर जैसा ये देश है अंगोला, और लंगूर जैसा उनके राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है, लोरंका, ठीक है। तो जो नाम है राष्ट्रपति का, उनका नाम है लोरंका करके है, जोआसु लोरंका। तो इतना हैवी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंगूर जैसा तो ये देश है और लंगूर जैसा उनके राष्ट्रपति का नाम है लोरंका, ठीक है। मतलब आ से अंगूर, ला से लंगूर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना साहब। हम उनके राष्ट्रपति के नाम का मजाक नहीं बना रहे, बस आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है। अंगूर और लंगूर। तो अंगोला के राष्ट्रपति हैं लंगूरा मतलब लोरंका, जो इंडिया अभी घूमने आ गए। अब ये तो अपने को जानना पड़ेगा, जब अंगोला के राष्ट्रपति इंडिया में आए तो उस अंगोला की राजधानी क्या है। तो यहाँ राजधानी भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई देश जब सुर्खियों में रहता है तो उसकी राजधानी वगैरह जान लेनी चाहिए। तो ये लंगूर जैसी इनकी राजधानी है, लुआंडा, ठीक है। अंगूर लंगूर लंगूर ही हैं सारे, तो ये इसकी राजधानी का नाम क्या है? लुआंडा। ओके, अगले बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है DRR धान की किस्में लॉन्च की गई हैं। 2 धान की किस्में लॉन्च की गई हैं, उनके नाम देखो। एक है DRR धान 100 कमला, कमला है साहब, कमला पसंद, एक तो ये है। और एक है MTU 1010। ये RO के पेपर में ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। ये 2 किस्म है, किस्म होती है ना, वेराइटीज़। तो ये धान शब्द आ ही गया जब, तो ये धान की किस्में हैं। और वो कैसी किस्में हैं? जीनोम संपादित चावल है ये। तो ICAR है ना, जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करी हैं, जिसका नाम ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ICAR द्वारा विकसित जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं। जीनोम संपादित चावल का मतलब होता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब सिंपल चावल नहीं है, इनके DNA में कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। तो जीनोम संपादित चावल की किस्म है ये, जिसका नाम है DRR धान 100 कमला, कमला पसंद, और MTU 1010, ठीक है। ये चावल की किस्में हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन लोग अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, हर महीने में कुछ दिवस होते हैं, कुछ थीम उसकी होती है दिवसों की। तो हमने एक पहल शुरू करी दी है, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी 4 वीडियो तो आई गई हैं। तो मई के जितने दिवस और थीम है
वो हमने इस करंट अफेयर्स की वीडियो में शामिल नहीं की है, वो हम पूरे मई के लिए अलग से वीडियो ही बना देंगे पूरा, जिसमें मई में इंपॉर्टेंट डेज और थीम आपकी कवर हो जाएंगी। इससे आपका और हमारा दोनों का टाइम बचेगा ना भाई। एक महीने में कितने दिवस और थीम होते हैं, उसके लिए अगर अभी लिखेंगे तो बहुत टाइम आपका भी लग जाएगा। एक चीज़ बार बार क्यों करो, वहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, तो आप आराम से एक ही वीडियो में सारी मई के दिवस और थीम वगैरह देख लेना। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है इगला एस। इगला एस, हम लोग, हमारे घर के पास अलीगढ़ पड़ता है, तो वहाँ इगलास शहर भी है एक, तो इगला एस। ये इगला एस क्या चीज़ है, तो इगला एस एक रसिया का एक हथियार है। ठीक है, एक रसियन हथियार है साहब। ठीक है, इगला एस क्या है, एक रसियन हथियार है, मतलब रसिया के पास तो स्पेशल हथियार है हकीयों से गोली मारे वाले, तो वैसे ही एक ये इगला एस एक रसियन हथियार है साहब, समझ रहे हो, वही वाली रसियन हथियार, मतलब दूसरी वाली। ठीक है, तो ये कंधे पर रखी जाती है। ठीक साहब, इसको कंधे पर भी रख सकते हो आप, ऐसी रसियन हथियार है ये, इसको कंधे पर रख दो और कंधे पे रख के इसको चलाया जाता है। ठीक है, कहीं और नहीं रखी जाएगी, कंधे पे रखी जाएगी। ठीक साहब। तो ये रसियन हथियार है, ठीक है, रूसी हथियार है ये, ठीक, जिसको कंधे पर रखा जाता है। और हथियार में भी ये मिसाइल है भाई साहब, जिसको रूसी मिसाइल है ये, और कंधे पर रख के चलती है। याद रखना, ये कंधे पर चलने वाली है, कंधे पर रख कर चलने वाली मिसाइल है। अब ये सुर्खियों में क्यों आई, क्योंकि ऐसी कंधे पर चलने वाली रसियन मिसाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन्हें है, इंडियंस को। इंडियन चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया रसियन मिसाइलें आएँ, जिन्हें हम कंधे पर रख के चलाएं, या जहाँ इच्छा हो वहाँ रख के चलाएं, है ना। लेकिन ये इगला एस तो भाई साहब कंधे पर रख के चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और कहीं अगर तुमने रख के चलाई तो सही बता रहे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ ना ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर पीढ़ियाँ नहीं आ पाएंगी आगे। ठीक है साहब। तो ये रसियन मिसाइल है, कंधे पे रख के चलेगी, इसको इंडिया ने ख़रीदा है। ऐसी कई सारी कंधे पर रखने वाली मिसाइलें इंडिया के द्वारा खरीदी गई हैं। ठीक है, तो भारत द्वारा इसको खरीदा गया है। ठीक है, ठीक है, भारत द्वारा खरीदा। ठीक है, किसको, इगला एस को। इगला एस कई सारी मिसाइलें हैं, मतलब तो इंडिया ने इनको खरीद लिया। ओके, मज़ा आ गया। कैसे देखो, बत्ती सी एकदम बाहर आ जाती होगी ना, एकदम खुश हो जाते होगे एकदम, मतलब लड़का तो लड़का, लड़कियाँ खुश हो जाती होंगी यार, भाई साहब मज़ा आ गया एकदम। ऐसी खुशखबरी मिली जैसे इगला एस आ गई इंडिया में। जैसे कोई विश्व सुंदरी आ रही हो। ठीक है, जबकि हथियार आ रहा है साहब रसिया का, वो एक अलग चीज़ है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है ड्रूज़। ड्रूज़ है साहब, ड्रूज़, क्रूज होता है ना, वैसे ही ड्रूज़ है, DRUZE। ये स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में है, हिंदी में इसको ड्रूज़ ही तो कहेंगे। तो ड्रूज़ क्या है, हाल ही में एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी कम्युनिटी सुर्खियों में रही, जो हर मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर जो द हिंदू आता है, उसने इस पर स्टोरी बनाई, इसलिए न्यूज़ में आ गई। ठीक, अब देख रहे हो हम लोग करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं आपके लिए, मतलब हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे आपके लिए। ठीक है, तो ये सीरिया के अल्पसंख्यक लोग हैं। सीरिया देश पड़ता है, सीरिया, वहाँ पे बहुत आतंक फैल रहा है, हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। तो ये कम्युनिटी है सीरिया की, जहाँ के कई लोग मारे गए। ठीक है, तो सीरिया के अल्पसंख्यक लोग हैं ये, ड्रूज़ नाम है। तो हाल ही में सुर्खियों में रही ड्रूज़ क्या है, सीरिया के अल्पसंख्यक लोग, जो हिंसा के कारण चर्चा में रहते हैं। कई बार मतलब इन लोगों के साथ अन्याय हो जाता है बहुत। ठीक है, तो हिंसा के कारण सुर्खियों में रहते हैं ये ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग। ठीक है, क्लियर है ना, ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग हिंसा के कारण सुर्खियों में रहते हैं। और ये ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग कहाँ पर रहते हैं इस वक्त, तो सीरिया में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, सीरिया में। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें अपन लोग, यहाँ से कर लेते हैं वेब्स से। ठीक है, वेब्स क्या है दोस्तों, वेब्स है एक मनोरंजन वाला सम्मेलन हुआ था, दृश्य श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन, वेब्स। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। वेब्स आएंगी साहब, टीवी पे वेब्स आएंगी, और ये बम्बई में वेब्स आ रही हैं, तो वो बम्बई में हुआ। मोदी जी ने इस वेब्स का उद्घाटन किया, और ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक प्रोग्राम है, जिसकी थीम रखी गई है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, क्या रखी गई है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज़। और भारत सरकार ने इसके लिए $1 बिलियन का क्रिएटिव इकोनॉमिक फंड भी बनाया है। ठीक है साहब,
$1 बिलियन का फंड बना दिया इंडिया ने, क्रिएटिव इकोनॉमिक फंड का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का गठन भी कर दिया। आईआईटी और ये आईआईएम वगैरह तो आपने खूब पढ़े होंगे, खूब अब इसमें पढ़ाई करना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में मैं इसमें एडमिशन लूँगा। मतलब मैं क्रिएटिव बनना चाह रहा हूँ इंसान में। नौकरी वोकरी तो सब चलती रहेगी छुट्टी वट्टी लेके, पहले इसमें फिर एडमिशन लूँगा, इनका नाचना गाना सीखूँ पहले, ठीक है। और इसके लिए ये टारगेट रखा गया है कि 2029 तक $50 बिलियन की क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी का एक जनरेट की जाए, इतना पैसा कमाया जाए ऑरेंज इकोनॉमी के तहत। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या हो गई, ये जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सच में आप अगर पढ़ाई में सफल हो जाएं तब भी, और ना भी अगर आपकी नौकरी लगे तो अगर आपके ऊपर टैलेंट है तो आप एक सरकारी नौकरी वाले से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं ले रहा मैं क्योंकि वो अपना चेहरा नहीं दिखाता अपने वीडियो में, ठीक है। सरकारी नौकरी उसकी नहीं लगी, प्राइवेट जॉब करता है नोएडा में, ठीक है। उसकी मैं सच बात बता रहा हूँ, पिछले महीने उसने ऑडी खरीदी है। उसकी जो जॉब की सैलरी है वो 1.5 लाख ही है बस महीने की। जॉब वो इसलिए करता है क्योंकि वो घर पे बैठ के क्या करेगा, और वो 1-2 घंटे पर डे यूट्यूब पर देता है, बस 1-2 घंटे ही देता है, सुबह दे लेता है, शाम को दे लेता है। उसी से उसने मालूम है इतना कमा लिया, 3 साल से काम कर रहा है यूट्यूब पर, कि उसने पिछले महीने ऑडी खरीद ली यूट्यूब के पैसे से। जबकि जॉब तो वो इसलिए करता है कि पूरे दिन फ्री रहता है, अब 1 घंटे यूट्यूब पर देता है, बाकी दिन क्या करे, तो 1.5 लाख रुपये महीने उसको जॉब में मिल रहे हैं। जॉब से उसको ये है कि उसका टाइम बढ़िया स्पेंड होता है और लोगों से मिलना जुलना होता है, नए नए कस्टमर से मिलता है, ठीक है। तो ये इतना कुछ आप आगे कर सकते हो यूट्यूब के ज़रिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आगे बढ़ना, अगर जॉब लग जाए तब भी बढ़ लेना, कोई भी अपना काम यूट्यूब पर कर लो। नाचना आता नाचने लगो, गाना आता गाने लगो, पढ़ाना आता तो पढ़ाने लगो, ठीक है। जैसे हमें समझाना आता, हम कोशिश करते हैं कुछ समझा पाएँ तो हम समझाने लग गए यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है। हम तो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, मतलब फ्री नहीं बैठना है, बस कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। फिर ये ऑपरेशन कगार है, लौटाओ यहीं लौटाओ, ठीक है, ऑडी खरीदेंगे, आ जाओ। ऑपरेशन कगार, ये भारत सरकार ने कगार शुरू किया नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। फिर ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं, पहली बार इंडिया में आए। अंगूर जैसा देश है और लंगूर जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अंगोला और लोरंका, और राजधानी भी इसकी लुआंडा, ठीक है। क्या नाम है, लुआंडा लुआंडा इसकी राजधानी है। फिर ये 2 किस्म थी चावल की, जीनोम बेस्ड, जीनोम संपादित चावल की किस्म जो ICAR ने लॉन्च की। क्या नाम है, DRR 100 कमला पान मसाला। फिर ये MTU 1010, ठीक है। फिर ये एला एस, ये रसियन हथियार है जो कंधे पे रख के दाएं दाएं चलेगा, ठीक है। दाएं दाएं फाएं फाएं खाएं खाएं कैसे भी चलाना है कंधे पे। और ये इंडिया ने अब खरीद लिया है ताकि काहे रसिया से दूर से व्यापार करना पड़े, इंडिया ही वाले का एकदम काम चलेगा पूरा। फिर ये ड्रूज करके एक शब्द है जो सीरिया में अल्पसंख्यक लोग हैं, वो लोग हैं, ये हिंसा के कारण ये चर्चा में रहते हैं, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था, उसी को रोकने के लिए या उसी के काउंटर में इंडिया के द्वारा ही अटैक किया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि ये किस तारीख को किया गया था, बाकी इसमें कुछ बहुत डिटेल में नहीं आएगा। सिंधु सभ्यता, वो सिंधु घाटी समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 और शिमला समझौता 1972, ये हमने आपको अप्रैल की करंट अफेयर्स में कराई दी है। ऑपरेशन सिंदूर से अब यही होता है कि कब हुआ था ये, तो 7 मई को ये ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। 7 मई की रात में हुआ था, 1-2 बजे के करीब POK पे, जो पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है और पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको उड़ा दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये सब आपको पता ही है, इतना तो आप हमें नहीं पता होगा, इतना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता होगा ना। ऐसा ही कुछ एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा, ये देखो, इसके बारे में आपको शायद ना पता हो। ऑपरेशन शिवा क्या चीज़ है, देखो शिव जी होते हैं ना, शिव जी, शिव भगवान, जय बाबा भोले भगवान, ठीक है। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, ऐसे करके बड़ा अच्छा गाना है ना। तो शिव जी की जो सबसे स्पेशल प्रतिमा बनती है बर्फ़ से, वो बनती है अमरनाथ में। तो ये शिव जी की जो अमरनाथ वाली यात्रा है उसकी सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, ठीक है। तो अमरनाथ यात्रा जो होती है शिव जी के लिए,
उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि यात्री वगैरह सुरक्षित वहाँ दर्शन कर सकें। तो अमरनाथ यात्रा की पूरी सिक्योरिटी देखी जाएगी ऑपरेशन शिवा के तहत। ठीक है, ऑपरेशन शिवा के तहत अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु शुरू किया गया है। ठीक है साहब, ओके। अगली न्यूज़ पर चलते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव विकास रिपोर्ट। ये कई बार पूछी जाती है, हर पेपर में आपको एक इंडेक्स से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी समझ लेते हैं अपन लोग। मानव विकास रिपोर्ट 2025 ये भी हाल ही में जारी की गई। ठीक है, तो ये जो जारी की गई है वो तो 2025 में की गई है, लेकिन जो इसमें आंकड़े हैं वो 2023 के हैं। मतलब ये पीछे चलती है रिपोर्ट। इस साल जारी की जाएगी तो 2023 के इसमें आंकड़े दिए जाएंगे, मतलब 1-2 साल पीछे की रिपोर्ट दे पाती है, क्योंकि अभी इस साल, ये साल तो चल ही रही है, तो इस साल का तो आंकड़ा बाद में आएगा ना, पुरानी सालों का आंकड़ा आता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं इसको, मानव विकास रिपोर्ट। तो UNDP इसको जारी करता है, ये तो आपको पता ही होगा। UNDP इसको जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की जो रैंक रही वो इम्पोर्टेंट है। भारत की रैंक इसमें रही 130। क्या रही? 130। ठीक है, जबकि 2022 में इंडिया की रैंक 133 थी। ठीक है, ये दोनों सालों की ज़रूरी है जानना। कभी कभी इसका स्टेटमेंट आ जाता है कि पिछली साल से ख़राब हुई अच्छी हुई, तो देखो पिछली साल 133 थी, इस बार 130 हो गई, इसका मतलब सुधार आया है। ठीक है साहब, ओके। 130 रैंक पर इंडिया आ गई है, जबकि पिछली साल ये 133 रैंक पर थी। UNDP ने ये रिपोर्ट जारी करी। अब इसमें यह भी देखना पड़ेगा और थोड़े से आंकड़ों के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी और डिटेल में जाननी पड़ेगी इस रिपोर्ट को। तो इंडिया का जो स्कोर रहा, स्कोर मिलता है इस रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक मूल्य कहते हैं, स्कोर कहते हैं। तो इंडिया का जो स्कोर रहा वो इसमें सुधार हुआ है, तभी तो ये रैंक सुधरी है। तो जो इंडिया का स्कोर है, ठीक है, इंडिया का जो स्कोर है वो पहले से बढ़ गया है। तो 0.676 था पहले, तो अब उससे बढ़कर 0.685 हुआ। ठीक है, पहले कितना था? पहले था 676, अब कितना हो गया? 685। पॉइंट में तो है ही सारी चीज़ें, वो आपको बस शॉर्ट में याद रख लो कि पहले 676 था, 0.676, उसको बढ़ाकर अब इस साल कितना हो गया है? 0.685। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि बढ़ा है कि घटा है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्कोर ही पूछा जाए। स्टेटमेंट भी आ सकता है कि रैंक में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें हमें समझनी भी चाहिए साथ में। तो 0.676 से बढ़कर 0.685 हुआ है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इंडिया की इसमें जीवन प्रत्याशा के बारे में भी बताया गया है। इंडिया की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। जीवन प्रत्याशा मतलब लोग कितना जी पा रहे हैं। तो जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है? 72 वर्ष हो गई है। ठीक है, हर चीज़ जानना जरूरी नहीं है कि पहले कितनी थी, बस बढ़कर हुई है कि मत लिख दिया। हमें वैसे पता है 71.7 थी पिछली बार, लेकिन हमने लिखी नहीं क्योंकि वो आएगी नहीं। हर चीज़ नहीं आएगी ना, स्कोर पूछा जा सकता है, पिछली साल इतना था, इस साल हो गया। बस जीवन प्रत्याशा में स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि पिछली साल से घट गई है या बढ़ गई है, तो बढ़ी हुई है। और बढ़कर हुई कितनी है? 72 ईयर्स हो गई है इंडिया की जीवन प्रत्याशा। ठीक है साहब, ऐसे ही एक चीज़ और है इंडिया की ही, GNI कितनी है? GNI मतलब जो सकल राष्ट्रीय आय है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो उसमें क्या सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? तो सकल राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है पहले से। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय भी बढ़कर कितनी हो गई है? हो गई है $9,047। पहले ये $8,475 थी, जो हमने नहीं लिखी। हर चीज़ नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। इस साल कितनी हुई है? $9,047 हो गई है, और ये बढ़कर हुई है, इसका मतलब पिछली साल से वृद्धि हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीनों चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया का स्कोर है वो पहले 0.676 से 0.685 हो गया। जीवन प्रत्याशा भी बढ़कर 72 साल हो गई, जबकि सकल राष्ट्रीय आय भी इंडिया की बढ़कर $9,047 हो गई है। कितनी हो गई है? $9,047। ठीक है,
ऐसे ये जो रिपोर्ट जारी होती है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 130, ये लिखा हुआ है इंडिया की रैंक कितनी है, 130। तो नंबर 1 पे भी तो कोई आया होगा। तो जो नंबर 1 पे रहा, फर्स्ट रैंक जिसकी रही, वो कौन सा देश है, वो देश है आइसलैंड। कौन सा देश है, आइसलैंड। ठीक है, नंबर 1 का रैंक पे भी तो जानना ज़रूरी है ना। और सबसे लास्ट किसकी रही वो भी जानना ज़रूरी है। फर्स्ट, लास्ट और इंडिया, ये तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो लास्ट रैंक पे रहा वो रहा साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। ठीक साहब, दक्षिणी सूडान आखिरी पायदान पर रहा। कौन सी रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से आपने ये समझ लिया नंबर 1 और लास्ट को। एक चीज़ और होती है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम कुछ भी आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। हम दोस्तों सच बता रहे हैं, अगर आप भरोसा करो हम पे, हमने करंट अफेयर्स में कुछ भी छोड़ा ही नहीं। हम आपको सब कुछ करा देते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी कम नहीं पढ़ना चाहिए। भाई नौकरी लेनी है, ऑफिसर बनना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक रहा वो रहा अ मैटर ऑफ चॉइस। भाई इट्स माई चॉइस, वो नेहा धूपिया वाला डायलॉग सुना है आपने, इट्स माई चॉइस है तो अ मैटर ऑफ चॉइस। तो इसकी जो शीर्षक है, जो इसका वो टाइटल है रिपोर्ट का, वो है अ मैटर ऑफ चॉइस। चॉइस देख लो तुम पहले अपनी। ठीक है, शी इज़ माई चॉइस, ही इज़ माई चॉइस, इट्स माई चॉइस, अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है साहब, चॉइस का तो पूरा खेल है। इस तरीके से आपने इसकी रिपोर्ट की टाइटल को भी देख लिया। जब ये रिपोर्ट जारी की जाती है, मानव विकास रिपोर्ट, तो इसमें 2 इंडेक्स होते हैं। एक तो मानव विकास सूचकांक वाला तो है ही, जिसमें भारत की रैंक 130 है। साथ में एक इंडेक्स और जारी हो जाता है, उसको कहते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, वो भी यूएनडीपी ही जारी करता है। ये साथ में ही जारी होते हैं, दोनों के साथ में। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक ये भी साथ में ही जारी होता है। इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 102। ठीक है, इसको नहीं जानना है आपको, मैं इसने अलग से साथ में लिख दिया। ये साथ में ही जारी होती है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक साथ में ही जारी हो जाता है इसी रिपोर्ट के। उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 102। ठीक है, कितनी है, 102। ठीक है, ये लैंगिक असमानता मतलब लड़के लड़की में क्या अंतर है, तो 102 का अंतर चल रहा है। ठीक है, एक मतलब क्या नाम है, लड़की है जो इंदौर केस में 2 लड़कों को उड़ा रही थी। एक इसका पति था और एक इसका बॉयफ्रेंड था। एक राज था, एक राजा था, ऐसे याद कर लेना भाई। एक लड़की ने इंदौर केस में 2 लड़कों के संग सिस्टम बना रखा था, बाद में एक पति को उड़ा दिया और अपने बॉयफ्रेंड के संग गाजीपुर में पकड़ी गई बाद में। ठीक साहब, तो ऐसे 102, एक पर 2 ठीक है। एक पर 2 है भैया, एक लड़की पर 2 घूम रहे हैं आजकल। ठीक साहब, मतलब सभी की बात नहीं कर रहा मैं, कई तो ऐसे होंगे जिन पे एक नहीं घूम रहा होगा। वे बेचारी कहती होंगी मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता है। ऐसी भी लड़कियां हैं, मेरे को मैसेज करती रहती हैं, संभव प्लीज़, संभव प्लीज़। संभव बेचारा कहाँ जाए। ठीक है। इसीलिए संभव तो किसी से कोई कमिटमेंट करता ही नहीं है, सब दोस्त है भैया, और इससे ऊपर कोई कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन ये रिपोर्ट अपन ने पूरी समझ ली। ठीक है, और सब बढ़िया चल रहा है, मज़े में चल रहे हो, कोई टेंशन मत लेना है ना, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ये स्ट्रेस मत लेना। देखो आपके एग्ज़ाम ही तो है, कोई ऐसा विश्व युद्ध लड़ने थोड़े नहीं जा रहे हो कुछ इतना तनाव में हो कि तुम ऐसा लग रहा है जैसे तोप गोले चलेंगे वहाँ पे। कुछ नहीं, 200 नंबर का पेपर आएगा, उसमें 130 135 कर देना। कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें फेल कर पाए। ठीक साहब, स्माइल मार के रहो यार। ठीक है, देखो हम लोग तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कंटेंट दें, इसलिए पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें करते रहो जिससे मन अच्छा रहे। ठीक है, कभी कभी कोई हल्की फुल्की 10 मिनट के लिए कोई ऐसा यूट्यूब पर कोई फ़नी वीडियो देख लिया करो, रील्स वील्स चला लो। ठीक है, नाच गाना देख लो, ठीक, कुछ भी कर लो। ठीक है, खुद ही नाच लिया करो, देखना क्या। हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ 1 मिनट में, ताकि आपका मन अच्छा हो जाए ना, बहुत देर से पढ़ रहे हो। हम लोग यही थेरेपी लेते हैं। जब भी मन ख़राब होता है किसी भी फैमिली में, किसी भी मेम्बर का, एक हमने म्यूज़िक ले रखा है बहुत बड़ा, होम थिएटर, उसको प्ले करेंगे और गाना बजा देंगे कोई बढ़िया सा, तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। वो गाना सुना है तुमने, हैं? तेरे इश्क में नाचेंगे, उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, डम डम डिगा 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 डिगा, डम डम डिगा डिगा। तो ऐसे गाने सुनो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा एकदम।
ऐसी सब चीज़ें करते रहते हैं। इसको कहते हैं टोटल नौटंकी। जिसकी ज़िंदगी में नौटंकियाँ नहीं है ना, वो समझ लो जी नहीं रहा है। नौटंकियाँ करनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा खुद को चिल पिल रखने के लिए बचपना करते रहना चाहिए। तो हमारी पूरी फैमिली रील्स वील्स बना लेते रहे ताकि मन थोड़ा सा सही रह सके। तनाव आ गया ज़िंदगी में तो ऐसी तैसी मर जाएगी ना, फिर पेपर अच्छा हो ही नहीं पाएगा। आप कितना भी पढ़ लेना, अगर आप टेंशन के संग पेपर देने जा रहे हो, कोई पास ही नहीं कर पाएगा तुम्हें, तुम खुद ही फेल हो जाओगे। क्योंकि तुम ए भरना चाह रहे होगे, गलती से बी भर जाएगा टेंशन के मारे ना, जल्दी जल्दी हाथ कँपने लगता है तो गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, चलो अब लौट आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। बीच बीच में आज मैंने कम बातें करी ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले सकें। अब आगे बढ़ते हैं अपन जो अगली न्यूज़ है उसकी तरफ। अगली न्यूज़ है दोस्तों महा ईवी। ठीक है, क्या न्यूज़ है? महा ईवी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। महा ईवी, ईवी, ठीक है, ईवी ऐसे है ये, महा ईवी। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो बिजली से चलने वाले वाहन होते हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये शुरू किया गया है। वाहनों में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, वाहनों में वृद्धि करने के लिए ये शुरू किया गया है। जानने वाली बात है ये शुरू किसने किया? तो ये जो शुरू किया गया है वो किया है ANRF ने, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने शुरू किया है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो ये के द्वारा इसको इंग्लिश में कहते हैं ANRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये इसमें लगा दिया है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये लगा ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसी में लगा है, ये सच में ही लगा होता है इनके नाम के आगे। तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के द्वारा ये शुरू किया गया है महा ईवी कार्यक्रम। ठीक साहब, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है हाल ही में सुर्खियों में रही गासिम बशीर क्या है। पिछली संडे करंट अफेयर्स में पूछा था ये, जो मतलब तेरा दोस्त देने जाता है उसके में आया था गासिम बशीर। गासिम बशीर क्या चीज़ है? हाल ही में सुर्खियों में रही गासिम बशीर क्या है? तो ये भी मिसाइल है। ठीक है, जैसे वो ईरान की रसिया की मिसाइल थी, अभी वो ईरान कह रहा हूँ, रसिया की मिसाइल थी ना, इगला एस, जो कंधे पर रख के चलती थी, ऐसे ही ईरान की एक मिसाइल है गासिम बशीर। ठीक है, हाल ही में लॉन्च हुई है ये। ठीक है, तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो अभी हाल ही में लॉन्च हो गई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है? गासिम बशीर। ठीक है साहब, गासिम बशीर। ओके, गासिम बशीर क्या है? ईरान की एक मिसाइल हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया ने किया है एक देश के साथ, मुक्त व्यापार समझौता। तो ये समझौता किया है भारत और ब्रिटेन ने, इंडिया और ब्रिटेन के द्वारा ये ब्रिटेन के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता हुआ है। कौन सा समझौता? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कई सारे देशों के साथ इंडिया ने कर रखा है, तो ब्रिटेन के साथ अभी हाल ही में इसको फिर से बढ़िया तरीके से लॉन्च कर दिया। कौन सा समझौता है? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है, उसको समझते हैं अपन लोग, कंजूर मार्ग लैंडफिल। ठीक है, कंजूर मार्ग लैंडफिल है, कंजूर मार्ग लैंडफिल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता होगा ना, आप लोग बोर मत होना, क्योंकि मैं इसलिए लंबा लंबा थोड़ा वीडियो दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर हो जाए। हम चाहते हैं कि 2-3 दिन में मई ख़त्म हो जाए आपकी पूरी। जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आपको वीडियो लंबा लगे आप पॉज करके देख लो। भैया आप तो स्वतंत्र है ना, अगर आपको लग रहा है कि बहुत देर हो गई, थक रहा है दिमाग, पॉज कर दो, रोक दो, स्टॉप कर दो, बाद में देख लेना आराम से। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार में देखना है, पॉज करके देख लो। शाम को मतलब जैसे 2 घंटे बाद शुरू कर लेना है ना, ऐसा मत कर लो कि अगर दिमाग थकने लगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा देखो। ठीक है, तो कंजूर मार्ग लैंडफिल है जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा। तो ये एक वन होते हैं, संरक्षित वन है, ये बम्बई में स्थित है। ठीक है, तो इनको संरक्षित वन घोषित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के द्वारा इनको संरक्षित वन घोषित किया गया है,
महाराष्ट्र में है ये कंजूरमर्ग लैंडफिल, संरक्षित वन घोषित किया गया है इन्हें। मतलब इनकी सिक्योरिटी रहेगी, इनको कोई काट पीट ना ले, इन जंगलों को, यहाँ पर फालतू में किसी भी तरह की कोई अनैतिक अवैध कार्रवाई ना हो। तो संरक्षित वन घोषित किया गया है कैसे, कंजूरमार्ग लैंडफिल को। ठीक है, अगली न्यूज़ पर देखते हैं, फिर एक दो फिर अपन रिवीजन भी करते हैं ना, काफ़ी सारी न्यूज़ हो गई। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है दोस्तों जियोडेंस चैरियोटेस। ये अजीब सा न्यूज़ है, देखो GIDEON जियोडेन और चैरियोटिस CHARIOTS। ठीक है, ये सुर्खियों में रहा। जिडियोन क्या कहेंगे इसको, जिडियोन चैरियोट्स जो भी कहेंगे, मतलब ये मैंने लिख दिया है, क्या प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर लो। ठीक है, तो हिंदी में कुछ भी आए, इंग्लिश में कुछ भी आए, यही होगा। ये क्या है, तो ये इजराइल का एक अभियान है जो गाजा को हथियाने के लिए किया जा रहा है। सुर्खियों में है ये, इजराइल में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो इजराइल का गाजा में संचालित अभियान है ये। ठीक है, इजराइल का गाजा में संचालित सैन्य अभियान है ये, जिसका नाम क्या है, जियोडिन चैरियोट्स, गाजा में सैन्य अभियान। ठीक है, ये ऐसी चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। करंट अफेयर्स का कोई भी दोस्तों विस्तार तय नहीं होता, ज़रूरी है वो इजराइल से पूछ लें, हो सकता है कहीं से भी पूछ लें। तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको सब कराया है, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी लंबी हो रही हैं कि हम कुछ नहीं चाहते कि जनवरी से लेके और मई तक 5 महीने करंट अफेयर्स में एक वीक 2 वीक ऐसा क्वेश्चन ना हो जो ना आए। मतलब प्रयास हमारा यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनका आंसर गूगल भी नहीं दे पाएगा, तो हम कहाँ से देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब अपन रिवाइज कर लें, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें बैठनी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने ये देखते हैं, यहाँ से ड्रूज से ना, इग्लायस तो अपन ने करी थी रसिया वाली। जो ड्रूज है वो क्या है, सीरिया के अल्पसंख्यक लोग हैं जो हिंसा के कारण सुर्खियों में रहे, ड्रूज। ठीक है, ड्रूज क्या है, सीरिया के लोग हैं जो सुर्खियों में रहे। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर था जो 7 मई को लॉन्च किया गया। फिर ऑपरेशन शिवा था, शिव जी की जो अमरनाथ यात्रा होती है, शिवा मतलब शिव जी की अमरनाथ यात्रा है, उनकी सुरक्षा के लिए ये, ताकि लोग अच्छे से यात्रा कर सकें। फिर मानव विकास रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई, 2023 के लिए रिपोर्ट थी, UNDP ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इंडिया की रैंक इसमें कितनी रही है, 130। कितनी रही है, 130। इंडिया का जो स्कोर आया इसमें वो आया 0.676 से, मतलब बढ़कर 0.685 हो गया है। ठीक है, वो इंडिया की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर 72 साल हो गई है। ठीक है, जबकि सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर $9,047 हो गई है। ठीक है साहब, जो फर्स्ट रैंक रही, क्लियर है ना, जीवन प्रत्याशा बढ़कर 72 साल हो गई, जबकि सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर $9,047 हो गई। स्कोर बढ़कर कितना हो गया है, 0.67 से 0.676 से बढ़कर 0.685। फर्स्ट रैंक पर रहा आइसलैंड। आइस है ना, बर्फ़, ठंडी ठंडी, आया मौसम ठंडी ठंडी डर्मी कूल का, तो भैया डर्मी कूल नंबर 1 चलना है, आइस ही आइस चाहिए आजकल, फर्स्ट रैंक पे है। जबकि ये सड़े हुए हैं, बिल्कुल सड़ गए तो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, सड़े हुए हैं इसलिए आखिरी पे हैं, तो दक्षिणी सूडान है। चॉइस याद है कुछ, इट्स माई चॉइस, अ मैटर ऑफ चॉइस इसकी टाइटल है थी। ठीक है, रिपोर्ट का। हाँ, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता सूचकांक भी साथ में जारी कर दिया। इंडिया की रैंक कितनी है, 102। फिर ये महा ईवी, ठीक है, महा ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है, ANRF। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने महा ईवी कार्यक्रम शुरू किया। फिर ये गासिम बसीर क्या चीज़ है, तो ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, घसीटी बसीटी जैसी नाम है इसका। ठीक है, घसीटी बसीटी जैसी तो नाम है, तो ईरान का है घसीटी बसीटी। ठीक है, गासिम बसीर। फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, इंडिया ब्रिटेन से तो फ्री हुआ था, इंडिया कहाँ से आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, इंडिया ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो फ्री हुआ इंडिया से, ब्रिटेन से, तो ऐसे याद कर लो। फिर ये कंजूरमार्ग लैंडफिल है, कौन सा है, कंजूरमार्ग लैंडफिल, ये महाराष्ट्र के वन हैं जो इन्हें संरक्षित वन घोषित किया गया है। क्या नाम है, कंजूरमार्ग लैंडफिल। ठीक है, फिर ये जिडियोन चैरियोट्स है, ये अजीब सा नाम है, जिडियोन चैरियोट्स, ये इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान है। ठीक है साहब,
इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान है जो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, इतना ही दोस्तों रखते हैं। अब जाते जाते फटाक से 2 कमेंट में आंसर बताओ। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो भी गया है, इससे ज़्यादा का नहीं देंगे हम, क्योंकि इससे ज़्यादा देने पे आप लोग सैचुरेटेड हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है ना इससे ज़्यादा लंबा वीडियो देने का। अब दोस्तों आप एक बढ़िया सा हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। आप बताओ, राज्यसभा जो होती है, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो ऐसा कौन सा राज्य है जो सीटों के मामले में राज्यसभा में दूसरे नंबर पे आता है। जैसे नंबर 1 पे तो यूपी है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो सीटों के मामले में सर्वाधिक सीटें दूसरे नंबर पर किस राज्य में हैं और कितनी सीटें हैं। एक क्वेश्चन तो आप ये बताओ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक दोस्तों आप ये बताओ कि अगर जैसे जीएसटी काउंसिल, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में समझाया था, अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी हो तो कितने लोगों का कोरम चाहिए होता है। कोरम समझते हो, गढ़पूर्ति, कितनी गढ़पूर्ति चाहिए होती है, ये मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बताया था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है, ओके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर बहुत टेंशन में हो ना तो सच में म्यूज़िक सुन लिया करो, ठीक है। म्यूज़िक सुन लो, गाने सुन लो बढ़िया से। देखो मैं तो आपको गाने भी याद दिलाते रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने याद दिलाता हूँ ताकि आप सुन लिया करो, है ना। ऐसे सुनाते रहो तो एकदम हंसते मुस्कुराते हुए सुना करो, है ना। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता बादल होगा, है। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिलेंगी तो कांटों से ही सजाएंगे। सुना आपने गाना, सुन लिया करो ऐसे गाने, ठीक है, ओके, शुक्रिया।